ये CD70 बाइक आप हर रोज़ देखते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया भर में सबसे सस्ती CD70 जो है वो पाकिस्तान में बनती है। इवन चाइनीज़ बाइक कंपनीज़ जो हैं वो CD70 से कम्पीट नहीं कर पाती और एक दो दफ़ा तो ट्राई भी किया है कि दुनिया में इसको किसी तरीके से बैन करवा दिया जाए। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि इस इतने बड़े कंपेटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं इस कंपनी में इक्वल पार्टनर बन के। जैसे जैसे पाकिस्तान की सड़कों पे बाइक्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसी तरीके से एटलस होंडा का जो शेयर है वो भी तरक्की करता जा रहा है। 2002 में इस कंपनी में अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो इस कंपनी ने आपको 3 करोड़ की वेल्थ क्रिएशन करके दे दी होती। गाड़ियों में तो कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं और हर कुछ महीने बाद नए मॉडल्स आ रहे होते हैं, लेकिन बाइक्स में बेताज बादशाह जो है वो होंडा ही है। पाकिस्तान में आज भी हर 3 में से 2 बाइक्स जो हैं वो होंडा की होती हैं। कमाल स्टोरी है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एटलस होंडा। बाइक्स की सेल जो हैं वो बढ़ने लग गई हैं, तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? 2026 की आउटलुक कैसी लग रही है, कितना डिविडेंड आने वाला है, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कि इस कंपनी का डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट कर देगी। ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन के पीछे जो राज छुपे हैं वो क्या हैं। पहला राज है 90% प्लस लोकलाइजेशन। पाकिस्तान में हर साल ये कंपनी तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा बाइक्स बनाती है, तो हाई वॉल्यूम्स की वजह से इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पाकिस्तान में ही तैयार होते हैं। इस लोकलाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी डीवैल्यूएशन से थोड़ी सी प्रोटेक्टेड हो जाती है और इसके रिज़ल्ट में कंपनी के पास आ जाती है प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर का कमाल देखें कि 2012 में ये कंपनी हर बाइक पे जो प्रॉफिट कमाती थी वो तकरीबन 2,500 रुपये थे, और आजकल सेम बाइक पे जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये चल रहा है। अब इसी टाइम में जो डॉलर है वो तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन जो पर बाइक प्रॉफिट है वो डॉलर टर्म्स में भी डबल हो गया है। पिछले 10-12 सालों में एक तो बाइक्स की सेल्स डबल हो गई, फिर जो पर बाइक प्रॉफिट होता था इन डॉलर्स वो भी डबल हो गया, और साथ साथ 3 टाइम्स डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। तो इन सारे फैक्टर्स के बाद इस कंपनी ने तो फिर मल्टी बैगर ही बनना था ना। दूसरा और इक्वली पावरफुल राज, और वो है नेगेटिव कैश साइकिल। ऑन एवरेज जो डीलर्स जो बाइक्स बुक कराते हैं उसकी वो पेमेंट कंपनी को 1 से 2 महीने पहले करते हैं, और कंपनी जो बाइक डिलीवर करती है वो तकरीबन 2 महीने बाद करती है। अब इस चीज़ के दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आज से 10-12 साल पहले एटलस होंडा कंपनी तकरीबन 6 लाख बाइक बेचती थी हर साल, और अब ये 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। तो ये जो नंबर ऑफ़ बाइक्स की सेल जब इंक्रीज़ होती है तो कंपनी को अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज़ नहीं करना पड़ता, डीलर्स ही इसको एडवांस देते हैं। और सेकंड एडवांटेज होता है फ्री मनी। ये जो एडवांस आता है 1 से 2 महीने के लिए कंपनी के पास, कंपनी इसको इन्वेस्ट कर देती है या बैंक में रख देती है और उससे भी रिटर्न आ जाता है। इवन दो आजकल इंटरेस्ट रेट जो हैं वो नीचे आ गए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी आजकल एक बाइक बेचने पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार प्रॉफिट कमाती है, और जो एडवांस मिलता है उससे भी पर बाइक तकरीबन 5,000 रुपये कमा लेती है। नेगेटिव कैश साइकिल यकीनन कंपाउंडिंग के साथ साथ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। आप दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उनको उठा के देख लें, जैसे कि एप्पल, जैसे कि अमेज़ॉन, ये सब जो है अपने कस्टमर से एडवांस में पैसे लेते हैं, और जो अपने वेंडर्स होते हैं उनको 2 से 3 महीने बाद पेमेंट करते हैं। इन दोनों फैक्टर्स यानी कि प्राइसिंग पावर और नेगेटिव कैश साइकिल को अगर कंबाइन कर लें तो कंपनी एक अमेजिंग मल्टी बैगर बन जाती है। और इसके साथ साथ एटलस होंडा की जो सेल्स होती हैं बाइक्स की वो 50% रूरल एरियाज़ में होती हैं और 50% अर्बन एरियाज़ में होती हैं। जब अर्बन इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही होती है, यानी कि सैलरीड क्लास जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है, तो जो रूरल एरियाज़ हैं वो बाइक्स सेल्स में कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। और आजकल जैसे एग्रीकल्चर स्ट्रगल कर रहा है, रूरल इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, तो अर्बन इकोनॉमी जो है इसकी सेल्स को सपोर्ट करती है। गाड़ियों की इंडस्ट्री के बारे में तो आप सब ने सुना होगा कि 2016 में तकरीबन 3.5-4 लाख गाड़ियाँ सेल हुई थी, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी आज भी 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ सेल हो रही हैं। लेकिन एटलस होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने 2016 के लेवल ऑफ सेल्स को भी बीट कर चुकी है, और 2022 के सेल्स लेवल्स को भी ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। 2021 और 2022 में जब इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही थी उस वक्त हर महीने ऑन एवरेज तकरीबन 1,10,000 से 1,15,000 सेल होती थी इस कंपनी की बाइक्स की, और आज ऑलरेडी ये नंबर क्रॉस हो चुका है, और मई के महीने में 1,30,000 बाइक सेल हुई हैं। और ये इसके बावजूद है कि एग्रीकल्चर स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 2 सालों में
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक एवरेज कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 200% का प्रॉफिट कमा के दिया है। यानी कि अगर आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज वो 1.5 करोड़ रुपए होते। और इसका रीज़न है कि पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है और अगले 1 से 2 सालों के लिए भी ऑन नज़र आ रहा है। आप पिछले 20 से 25 सालों की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी ये बुल मार्केट का फ्रेमवर्क ऑन होता है तो एवरेज हर साल 30 से 35% रिटर्न आता है। और अगर इसमें आप अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की वैल्यू एडिशन कर लें तो क्या ही बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, कोई सट्टेबाजी नहीं, जस्ट प्योर नॉलेज ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज, जिससे आप पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ओनर्स की तरह कमा सकते हैं। सो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लास्ट 25 ईयर्स पाकिस्तान इकोनॉमी के कोई इतने खास नहीं रहे। एवरेज 4 से 4.5% ग्रोथ रेट होगा, लेकिन फिर भी आप देखें कि स्टॉक्स ने कितना अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। और एटलस होंडा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। असल में हर बिज़नेस बराबर नहीं होता और इसीलिए आपको अंडरस्टैंड करना होता है ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। यही आपको बताता है कि फ्यूचर के मल्टी बैगर्स जो हैं वो कौन सी कंपनीज हो सकती हैं। सो एटलस होंडा का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें और एक्सपेंशन की कॉस्ट निकालें और उससे जो है फिर डॉलर एडजस्ट कर दें आज की प्राइस के हिसाब से, तो जो 1 लाख बाइक्स का प्लांट है वो तकरीबन 5 अरब रुपए का आता है। और अगर आप अज्यूम करें कि ये आने वाले सालों में 80% यूटिलाइजेशन पे चलेगा, यानी कि एवरेज 80,000 बाइक्स बनाएगा हर साल और हर बाइक पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार का प्रॉफिट होगा, तो ये ROIC बन जाता है तकरीबन 25 से 30% की रेंज में। और यही इस कंपनी का लॉन्ग टर्म हर साल का एवरेज प्रॉफिट है। दिस इज़ द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस लाइक ओनर्स। और अब बात कर लेते हैं कि 2026 की अर्निंग्स किस तरह की लग रही हैं। अगले एक साल में अंदाजन एटलस होंडा 1.4 से 1.6 मिलियन बाइक्स जो है वो सेल कर लेगा। और अब क्योंकि स्टील की प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं और अभी बजट में जो है ड्यूटीज़ भी थोड़ी सी कम हुई हैं, तो आप हर बाइक पे तकरीबन 20,000 प्रॉफिट अज्यूम कर सकते हैं बिफोर टैक्स लेवल पे। सो कंपनी अराउंड 30 टू 35 बिलियन प्री टैक्स प्रॉफिट्स कमा लेगी और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स जो हैं वो तकरीबन 20 से 22 अरब की रेंज में हो सकते हैं, जिसका अगर आप EPS निकालें तो ये तकरीबन 140 से 175 की रेंज बन जाती है। और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी जो है वो 40% से लेकर 60% की रेंज में फॉल करती है। जब बाइक्स की सेल कैपेसिटी के करीब आ जाती हैं तो फिर ये एक्सपेंशन में जाते हैं, डिविडेंड थोड़ा 40% की रेंज में ले आते हैं। और जैसे पिछले 1-2 सालों में जो है एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं थी तो 50 से 60% डिविडेंड जो है वो पे आउट किया जा रहा था। सो अगले एक साल में हम 70 से 90 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी जो है 6 महीने बाद डिविडेंड पे करती है। एक जो है सितंबर के रिजल्ट के साथ पे करती है और फिर मार्च में इनका फाइनल रिजल्ट होता है। फाइनल डिविडेंड फिर कोई अप्रैल मई में जाके आता है। आइए आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ, और वो ये है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान ग्रोथ ट्रजेक्ट्री पे चल पड़ा तो फिर ये जो बाइक्स हैं उसकी सेल जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग जाएगी, जैसे कि चाइना में हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल गलत एनालिसिस है। असल में ये सारा चेंज आता है जब लोग बाइक्स छोड़ के गाड़ियों पे शिफ्ट होते हैं, जब आपका GDP पर कैपिटा जो है वो 4,000 5,000 क्रॉस करता है और पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा अभी 1,500 से 2,000 के बीच में है। तो अभी तो पाकिस्तान में लोग सेव कर रहे हैं कि वो अपनी पहली बाइक ख़रीदें। तो अगर पाकिस्तान अगले 10 साल जो है 7% पे भी ग्रो करता रहता है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अभी बाइक्स ख़रीदनी है। हाँ, उसके जो अगले 10 साल होंगे अगर उसमें भी 7-8% की ग्रोथ होती रही तो फिर बाइक सेल्स जो हैं उन 10 सालों में पीक कर जाएंगी। एक और रिस्क फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन एटलस होंडा, और वो है EV बाइक्स। अब EV बाइक्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आ रही हैं और इनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, यानी कि इनकी फ्यूल सेविंग इतनी ज़्यादा है कि ये 6 महीने से 1 साल में ही आपको जो है जो आप एडिशनल पैसे पे करते हैं बाइक के लिए वो रिकवर करके दे देती हैं। गाड़ियों में ये टाइम जो है कुछ 4 से 5 साल का होता है। तो जैसे ही पाकिस्तान में EV बाइक्स जो है एक अच्छी प्राइस पे लॉन्च हुई तो काफ़ी क्विकली ये ट्रांजिशन होगा और इसमें जो है एटलस होंडा को एक बड़ी अच्छी 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख की कैटेगरी में एक EV बाइक लॉन्च करनी होगी। आगे का ज़माना EVs का है। गवर्नमेंट भी जो है अपनी EV पॉलिसी से 2 व्हीलर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है। तो अगर एटलस होंडा ने अगले एक साल में 2.5 लाख से 3.5 लाख की कैटेगरी में कोई अच्छी EV बाइक लॉन्च नहीं की तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो स्ट्रगल हैं वो अगले साल से भी स्टार्ट हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगले साल में तो नॉर्मल बाइक्स ही सेल होंगी ज़्यादा, मुश्किल से कोई 25,000 30,000 EV बाइक्स टोटल अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी सक्सेसफुल हो भी गई तो सेल हो जाएंगी। तो फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का नुकसान कैसे होगा? नुकसान ऐसे होगा कि कंपनी की अर्निंग्स तो बहुत अच्छी आ रही होंगी,
लेकिन लोग देखते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि ये कंपनी 8 से 10 साल बाद कहाँ खड़ी होगी। इसी वजह से हर कंपनी को तकरीबन 8 से 10 का पी रेशो मिलता है। अगर कोई भी कंपनी किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाए जो कि 5 से 6 साल बाद जो है अडॉप्ट हो जाएगी और उस कैटेगरी में उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा ना हो, तो फिर उस कंपनी की अर्निंग्स तो ऊपर जा रही होती हैं, लेकिन उसको जो इन्वेस्टर्स पी रेशो असाइन कर रहे होते हैं वो कम हो जाता है। और वो इस वजह से कि अगले 5-6 साल या 8 साल प्रॉफिट तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कंपनी की अर्निंग पावर जो है वो गिर जाएगी। यूजुअली एटलस होंडा को एक नॉर्मल मार्केट में जो है 9 से 10 का पी रेशो मिल जाता है। लेकिन अगर इन्होंने एक अच्छी ईवी बाइक लॉन्च नहीं की अगले 1 साल में, तो हो सकता है अर्निंग्स तो बढ़ती जाएँ। जैसे हमने आपको बताया, ये जो है 175 रुपीज़ पर शेयर पे भी जा सकती हैं, लेकिन हो सकता है पी रेशो जो है वो 10 से गिर के 7 पे आ जाए। तो फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अर्निंग्स तो अच्छी मिलेंगी, डिविडेंड्स भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन शेयर प्राइस शायद नीचे आ जाए। गाड़ियों की तरह बाइक्स में भी चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो ईवीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कुछ जो 2-3 मॉडल्स चाइनीज़ ईवी बाइक्स के पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, उनके फ़ीचर और प्राइसेस क्या हैं। 2.5 से 3.5 लाख की कैटेगरी में बहुत ज़रूरी है एटलस होंडा के लिए कि वो एक अच्छी ईवी बाइक लॉन्च करें। और अभी रिसेंटली कंपनी ने PSX पे एक अनाउंसमेंट भी की है कि हम अपनी ईवी बाइक जो है वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली इनकी AGM भी हुई थी, जिसमें जब उसके बारे में और डिटेल डिस्कस हुई तो वो ये था कि जो ईवी बाइक लॉन्च हो रही है वो तकरीबन 5 से 6 लाख की होगी। सो एटलस होंडा में इन्वेस्ट करते वक्त आपने ये जो ईवी की फ्यूचर पॉलिसी चल रही है इस पर भी ध्यान रखना है। कंपनी कब जो है एक कम्पिटिटिव प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो सब्सिडी पॉलिसी है अगले साल की और आने वाले सालों की, उस पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इन वैल्यू रियलाइजेशन फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। सो आज हमने एटलस होंडा की अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन जर्नी के बारे में डिस्कशन की। वाई दिस कंपनी इज़ अ मल्टी बैगर, इसके राज आपको बताए, आने वाले सालों की आउटलुक भी डिस्कस की, फ्यूचर प्रॉफिट्स, ईवी बाइक्स का क्या रोल है, इस सब पे भी डिस्कशन की, और एटलस होंडा को आपने फ्यूचर में ट्रैक कैसे करना है ये भी आपको बताया। अगर आप भी चाहते हैं टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर मल्टी बैगर्स अंडर माई गाइडेंस, विजिट आवर वेबसाइट, एनरोल इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज एंड स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, एंड द विनर इज़ आबिद। और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर में हेलियन एक्सपोर्ट मार्केट्स को कैसे एक्सप्लोर करने जा रही है। और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एटलस होंडा। सबसे पहले आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या एटलस होंडा आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है, और सेकेंडली आपने हमें बताना है कि ईवी बाइक्स का फ्यूचर आपको क्या लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आपको क्या लग रहा है कि कौन सी कंपनी इसमें फ्यूचर में नंबर 1 होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप और PSX की टॉप कंपनीज़ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, सो आप ये प्लेलिस्ट चेक करें। इसमें हमने PSX की सारी बड़ी कंपनीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।